हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखी थी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, और हमने आपसे कहा था कि हम जो यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको मैंने उसमें थोड़ा सा बता दिया था कि आपके पास डिफरेंट स्पिन स्टेट्स आपके पास क्या करते हैं। प्रोटॉन जो है ये आपके पास न्यूक्लियस जो है वो पोजेस कर सकता है। तो हमारे पास अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो आपके पास कौन सी स्पिन स्टेट पोजेस करता है, +1/2 एंड -1/2। एक आपके पास डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट वो प्रोड्यूस करते हैं, और अब किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनमें क्या आता है, एक एनर्जी डिफरेंस आता है, जो कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग हियर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब आपके पास मैंने स्टडी करना है, समझना है कि आपके पास मैं यहां पे जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन, वो आपके पास एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसको कि आपके पास एब्जॉर्प्शन जो है एनर्जी की वो कैसे होती है एक न्यूक्लियस के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कहां से, प्रोटॉन से। वैसे ही मैंने दो ओरिएंटेशन ले ली, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ली थी। फर्स्ट वन जो लेक्चर था उसमें मैंने आपके पास बताया था कि आपके पास अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आपके पास न्यूक्लियस मूव कर रहा है तो मींस टू से उस टाइम आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका वो क्या करेगा, अलाइन करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूं। अगर एंटी क्लॉकवाइज करी तो वो होगा, अगर क्लॉकवाइज होगी तो मतलब अब आपके पास डाउनवर्ड उसका मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है, और आपके पास वहां पे जो ओरिएंटेशन है दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों में एनर्जी डिफरेंस आने वाला था, मैंने आपको एक डायग्राम से आपको बताया था वहां पे। तो अब हमने जो आगे पढ़ना है वो अब आपके पास यही डायग्राम को यूटिलाइज करके थोड़ा सा आगे इन रिजल्ट्स को लेके जाना है। मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि जो +1/2 जो ओरिएंटेशन है, दिस इज गिवन इन द डायग्राम हियर, in the +1/2 orientation energy decreased, and -1/2 orientation energy of the proton the orientation is increased, means to say अब आपके पास अगर मैं जो लोअर स्टेट है जहां पे +1/2 है उसकी एनर्जी की जो नोटेशन है उसको लिख रहा हूं E1, और जो आपके पास हायर जो आपके पास एनर्जी स्टेट है उसकी जो नोटेशन लिख रहा हूं दैट इज E2। और आपके पास ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो किसकी वजह से आया, दिस इज ड्यू टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से आया, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास वहां पे एनर्जी डिफरेंस आ गया। मुझे थोड़ा सा और एक चीज बतानी है आपको, वो भी क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। देखिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ओरिएंटेशन जो है वो जो अलाइंड थी किसकी, जो +1/2 की जो ओरिएंटेशन है या आपके पास प्रोटॉन की जो ओरिएंटेशन है वो किसके साथ अलाइन हो गई थी, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक मोमेंट है जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके साथ अलाइन थी। तो इसका मतलब ओवरऑल वेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो देयरफॉर देखो इस डायग्राम में मैंने उसको ओवरऑल वेक्टर क्या कर दिया, +1/2 का अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने मेंशन कर दिया। अगर मैं दूसरे की बात कर रहा हूं वहां पे ओवरऑल वेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो मींस टू से ओवरऑल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, और -1/2 ओरिएंटेशन डाउनवर्ड मैंने यहां पे बता दी। ठीक है, तो मतलब मैंने अभी दो ओरिएंटेशन आपको बताई। तो क्या मैं इन जो ओरिएंटेशंस का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास मैं एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस क्या ले लूं, E1 ले लूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा वहां पे, डेल्टा E। अब डेल्टा E आ गया तो डेल्टा E किसके बराबर होगा, आपको पता है जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली किसके बराबर होगा, h न्यू। किसके बराबर हो जाएगा वो, h न्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो मींस टू से अगर h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको सप्लाई करते हैं हम, तो अब आपके पास क्या करेगा, जो आपके पास प्रोटॉन है वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके हायर जो आपके पास स्टेट है उसमें वो जा सकता है। ये आपके पास थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। देखिए ये था आपके पास प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन में ओरिएंटेशंस होती हैं, वहां पे आपके पास एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी। क्यों होती है, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वहां पे एनर्जी डिफरेंसेस आए, जिसको एनर्जी डिफरेंस को हमने कवर करना है तो हमें बाहर से रेडिएशन सप्लाई करनी पड़ी, या दैट इज क्या h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी।
इसी ओरिएंटेशन के बारे में, मतलब हमने प्रोटॉन के थ्रू हमने ओरिएंटेशन के बारे में थोड़ा समझ लिया। प्रोटॉन के थ्रू तो हम चलो इजी है, +1/2 -1/2 के थ्रू हमने समझ लिया। अब थोड़ा और बेटर तरीके से समझें इसको, थोड़ा और कहीं और अप्लाई करते हैं इसी प्रिंसिपल को। एक काम करते हैं, मैं क्लोरीन की बात करता हूं। आपको पता है क्लोरीन में जो आपके पास स्पिन थी I की वैल्यू दैट इज 3/2। इफ देयर इज 3/2 स्पिन देन मींस टू से, अब आपके पास न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर था वहां पे 3/2। अब आपके पास मैंने नंबर ऑफ स्पिन ओरिएंटेशंस निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? दैट इज 2I + 1 मींस टू से 2 × 3/2 प्लस क्या 1। तो ओवरऑल ओरिएंटेशंस कितनी आएंगी? 4 ओरिएंटेशंस आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? +3/2, +1/2, -1/2 एंड क्या -3/2। इंटेग्रल डिफरेंसेस हैं इनमें, जो आपके पास स्पिन ओरिएंटेशंस हमारे पास आ रही हैं उनमें इंटेग्रल डिफरेंसेस आ रहा है। तो +I से -I तक, तो हमारे पास ये स्पिन स्टेट्स यहां पे आ गई। अब मान लीजिए अभी तो आपके पास एनर्जी उनकी सेम रहेगी, उन सभी स्पिन स्टेट्स की एनर्जी जो आपके पास स्पिन ओरिएंटेशन उनकी एनर्जी सेम है, पर जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो क्या होगा? वहां पे एनर्जी डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। किसके बीच में? इन एनर्जी, इन जो ओरिएंटेशंस हैं इनके बीच में। आपको पता है +3/2 जो ओरिएंटेशन है, मैं मान रहा हूं कि वो अलाइन विद द क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आपके पास मैंने यहां पे देखिए +3/2 की ओरिएंटेशन सबसे नीचे बताई। उसके बाद आप उसके ऊपर जाइए तो +1/2 बता दी मैंने, उसके ऊपर क्या बता दी मैंने? -1/2, और उसके बाद क्या -3/2। मींस टू से जैसे मैंने प्रोटॉन में डिस्कस किया देयर आर 2 ओरिएंटेशंस +1/2 एंड -1/2, वैसे ही मैं क्लोरीन में भी आपके पास ये स्टडी कर सकता हूं कि ये ओरिएंटेशन जो है वो सेपरेट हो सकती हैं और उनमें क्या सकता है? एक एनर्जी का डिफरेंस आ सकता है। आप मैग्नेटिक मोमेंट का जो वेक्टर्स आपने लिखने थे वो भी आप यहां पे लिख सकते हैं इजीली। +3/2 की ओरिएंटेशन सबसे ऊपर जाएगी और -3/2 की ओरिएंटेशन सबसे नीचे आएगी, और आपके पास +1/2 की इंटरमीडिएट, -1/2 की थोड़ी सी इंटरमीडिएट डाउनवर्ड होगी। तो इस तरीके से आपके पास ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आप वहां पे वेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे। अब ये था आपके पास थोड़ा सा क्लोरीन के बारे में, आप क्लोरीन को भी इसमें स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो क्लोरीन है अगर हमने उसको स्टडी करना है तो हम उसको स्टडी करते हैं इन NQR, दैट इज न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी हमने इसके बारे में नहीं डिस्कस करना है, मैंने थोड़ा सा जो ओरिएंटेशंस था उसको आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये क्लोरीन का एग्जांपल यूज किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो मूव करने वाले हैं, इस एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, थोड़ा सा एक रिलेशन डिराइव कर लेते हैं ताकि हमें और ज्यादा बेटर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है हमने। देखिए, मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं वैसे ओरिएंटेशंस में क्या आ रहा है? एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं यहां पे ओरिएंटेशन जो है, जो मैग्नेटिक मोमेंट जो वेक्टर है वो क्या अलाइन है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दूं तो ओवरऑल वेक्टर की वैल्यू क्या जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। मतलब जो न्यूक्लियस अगर कुछ डेफिनेट स्पीड से वो क्या कर रहा था, रिवॉल्यूशन से वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, रोटेशन शो कर रहा था, ठीक है, अपने एक्सिस पे, वो और ज्यादा रोटेशन शो करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी एनर्जी और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी, और जो हायर जो स्टेट में था उसकी एनर्जी क्या कर जाएगी? और इंक्रीज कर जाएगी। मींस टू से दिस गैप, जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है डेल्टा ई जो हमारे पास आ रहा है, ये क्लियरली यहां पे देखिए ग्राफ से मैं आपको बता रहा हूं, क्या इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है क्या कि आपके पास जैसे जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी वैसे वैसे ही एनर्जी डिफरेंस क्या करना शुरू करा? इंक्रीज करना शुरू किया। तो मींस टू से जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज डेल्टा ई इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका फंक्शन रहेगा क्या? आपके पास डेल्टा ई। समझ रहे इस बात को ना? तो अब हमारे पास यहां पे अगर बात यहां पे थोड़ा और आगे लिखना हो तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस इज द फंक्शन ऑफ बी नॉट। ठीक है, डेल्टा ई किसका फंक्शन है? बी नॉट का है। क्लैरिफाइड हो गया। हमने जो वहां पे ऑब्जर्व किया, जो डायग्राम में देखा, वही मैंने यहां पे लिख दिया। अब एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, देखिए क्या है। अगर हम बात करें किसी भी न्यूक्लियस की तो आपको पता है अलग अलग स्पिन स्टेट्स, अलग अलग चार्ज हो सकता है उसके ऊपर, अलग चार्ज होगा न्यूक्लियस के ऊपर, और अलग क्या उसका मास है। तो निश्चित से मेरे को वहां पे वो भी कंसीडर करना पड़ेगा कि चार्ज और मास की वैल्यूज कैसे अफेक्ट कर रही है वहां पे किसको? इस एनर्जी डिफरेंस को। तो जो चार्ज और आपके पास जो मास की वैल्यू है उसको हम रेशियोज की फॉर्म में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं रेशियोज? मैग्नेटिक मोमेंट
टू द मैग्नेटिक मोमेंट के बाद मैं आपको बता रहा हूं, रेशियोज बता रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट टू दी क्या एंगुलर मोमेंटम। आपके पास मैं एक रेशियो की बात कर रहा हूं यहां पे, क्या मैग्नेटिक मोमेंट टू दी एंगुलर मोमेंटम। अब ये रेशियोज जो है ये भी आपके पास क्या करेगा, इस एनर्जी डिफरेंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है मास और चार्ज भी इसको कंप्लीटली अफेक्ट करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट इसको अफेक्ट करेगा, एंगुलर मोमेंटम इसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो मीन्स टू से अगर मैं उस रेशियो की बात करता हूं, वो भी क्या कर रहा है, इस एनर्जी डिफरेंस को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर ये एनर्जी डिफरेंस को अफेक्ट कर रहा है तो दैट विल बी, जो आपके पास इस रेशियो को अगर मैं लिख रहा हूं तो दैट इज इक्वल टू गामा। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से, और गामा इज मैग्नेटोगायरिक रेशियो। गामा को हम कहते हैं मैग्नेटोगायरिक रेशियो। तो मींस टू से अब मुझे जो अगर रिलेशनशिप आगे लेके जाना है तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज द फंक्शन ऑफ क्या, गामा एंड क्या, बी नॉट। अभी इतना सा रिलेशनशिप मेरे पास आ गया है। अब जब मैं एंगुलर मोमेंटम की बात कर दी तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम ये पोजेस करता है न्यूक्लियस, वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। अगर ये क्वांटाइज्ड रहेगा तो मतलब क्या है, क्लियर है कि हमें यहाँ पे क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल जो है वो उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्वांटाइजेशन की कंडीशन इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो अब हम क्वांटाइजेशन की इसमें कंडीशन ऐड करते हैं, तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, गामा इंटू क्या, एच अपॉन 2 पाई इंटू क्या, बी नॉट। क्लियर, और इक्वल टू अगर आगे लिखना है आपने तो एच न्यू जो हम पहले ले रहे थे। अब आपके पास मैं अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, यहां पे एच से एच कट गया, अगर एच से एच कट गया है तो मींस टू से क्या बन गया, ये न्यू विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, दिस इज गामा ओवर क्या, 2 पाई इंटू क्या, बी नॉट। मीनिंग टू से अब मैंने एक रिलेशनशिप निकाल दिया है, किसके लिए, ये जो फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब करेगा विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए। तो एक बेयर प्रोटोन की बात करते हैं, इस रिलेशनशिप को थोड़ा अप्लाई करते हैं। अगर मैं, क्योंकि गामा की वैल्यू ये कांस्टेंट रहती है अलग अलग न्यूक्लियस के लिए, ठीक है, तो अब आपके पास अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू गामा की मैं ऐड कर दूं यहां पे, ठीक है, किसके लिए, बेयर प्रोटोन के लिए, तो वहां पे ये एब्सॉर्ब करेगा एनर्जी थ्रू क्या, रेडिएशन, दैट इज अप्लाइड रेडिएशन, दैट इज न्यू। और आपके पास अगर कोई बेयर प्रोटोन की मैं बात करता हूं तो वो एब्सॉर्ब करता है 42.6 मेगाहर्ट्ज, 42.6 मेगाहर्ट्ज इन 1 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। तो 10,000 गॉस की अगर मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, तो उस टाइम जो वो रेडिएशन जो है, जो फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब करेगा वो कितनी एब्सॉर्ब करेगा, 42.6 मेगाहर्ट्ज। बेयर प्रोटोन की बात कर रहा हूं। तो मिस्टर से मैंने सारी वैल्यूज वहां पे ऐड कर दी और न्यू की वैल्यू निकाल ली, तो ये आपके पास इजी है। ठीक है, अगर थोड़ा और जाता हूं आगे, तो अब आपके पास अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता हूं, देखिए अब वो मैं आपके पास क्लियरली बताने वाला हूं। क्या एक्चुअल में आपको रिलेशनशिप से क्लियर पता है कि न्यू इज फंक्शन ऑफ क्या, बी नॉट, मतलब इंक्रीज करेगी वैल्यू आपके पास यहां पे। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था कि अब आपके पास जो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर बढ़ा देता हूं, बी नॉट की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूं अप टू 1.41 टेस्ला, तो आपके पास जो एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैं इंक्रीज करता हूं, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता हूं, उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज कर जाती है। मतलब कि अब आपके पास वहां पे जो एब्जॉर्प्शनल फ्रीक्वेंसी है वो 60 मेगाहर्ट्ज तक चली जाती है। तो मिस्टर से अगर आप क्लियरली समझ पा रहे हैं यहां से कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही मेरे को क्या करनी पड़ेगी, वहां पे उतना ही रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, वहां पे उतनी ही एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं यहां पे एक चीज आपका डिस्कस करता हूं कि अगर मैं 1.41 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड वहां पे अप्लाई करता हूं और एनर्जी डिफरेंस निकालता हूं इन स्पिन स्टेट्स के बीच में या इन स्पिन ओरिएंटेशंस के बीच में, तो जो एनर्जी डिफरेंस मेरे पास आता है दैट इज 2.36 इंटू 10⁻⁵ किलो जूल्स पर मोल। मींस टू से अगर इतना एनर्जी डिफरेंस वहां पे आता है तो मेरे को ऐसी फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी जो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको सप्लाई कर दे, यहां पे क्या हो जाए, ट्रांजिशन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहां पे
जो रेडिएशन है दैट इज 60 मेगाहर्ट्ज की जो रेडिएशन है, रेडियो वेव है, वो यूटिलाइज करते हैं कि वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर देती है यहां पे किसको, प्रोटॉन को, हैविंग ओरिएंटेशन क्या +1/2, कि वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके ऊपर जाके क्या कर सके, स्पिन को फ्लिप कर सके, -1/2 में जा सके। इसको हम एक्चुअल में कहते भी क्या है, स्पिन फ्लिप कहते हैं। तो मींस टू से अब वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है बाय यूजिंग 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा था। थोड़ा सा आपको एक चीज आपको और बता देता हूं, हम जो मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो 300-400 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट मोस्टली यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, हायर यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो वहां पे जो आपके पास हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे आपके पास 600 मेगाहर्ट्ज के जो आपके पास एनएमआर्स हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं। उसका आपको रीजन समझ आएगा जैसे जैसे हम आगे टॉपिक्स बढ़ेंगे, आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप समझ जाएंगे कि भाई जो आप 600 मेगाहर्ट्ज पे जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स यूटिलाइज क्यों करते हैं आगे, मतलब हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। तो एक और चीज मैंने आपको बतानी थी, क्या, देखिए आपने मैग्नेटिक फील्ड वहां पे लगाई है, मैग्नीट्यूड लगाया है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां पे अप्लाई कर रहे हो आप, तो क्या हो रहा है, वहां पे एनर्जी गैप इंक्रीज कर रहा है। अब अगर मैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, वेरिएबल मतलब पहले कम है फिर ज्यादा है फिर ज्यादा है फिर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लेसर से चलता हूं हायर की तरफ जाता हूं तो वो गैप क्या करना शुरू होगा, इंक्रीज करना शुरू होगा। अगर मैं 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, 60 मेगा, रेडियो जो वेव का जो सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कांस्टेंट कर देता हूं, तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं लोअर मैग्नेटिक फील्ड से इंक्रीज जा रहा हूं धीरे धीरे ऊपर की तरफ, तो एक टाइम आएगा जब वहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास वो गैप क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा किसकी एनर्जी के, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रही है 60 मेगाहर्ट्ज, और वहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगी एनर्जी की, और सिस्टम जो है वो क्या कर जाएगा, जो प्रोटॉन है वो ओरिएंटेशन +1/2 से ऊपर चला जाएगा। अब इसी का अल्टरनेट लेते हैं दूसरा, मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड 1.41 टेस्ला कांस्टेंट कर दिया, मैंने 1.41 टेस्ला कांस्टेंट कर दी, मतलब आपके पास 100 जो आपके पास गॉस जो है मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अप्लाई कर दी है। अब आपके पास ये कांस्टेंट कर दी है, अब मैं क्या करता हूं, जो आपके पास रेडियो वेव का जो सोर्स है उससे जो फ्रीक्वेंसी आती है वो वेरिएबल कर देता हूं, लोअर से हायर 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 हायर, और कहां तक पहुंचता हूं, 60 मेगाहर्ट्ज। तो मिस्टर से अब मैं वेरिएबल सोर्स क्या कर रहा हूं, रेडियो वेव का जो सोर्स है, जो फ्रीक्वेंसीज है उसको वेरिएबल कर रहा हूं, तो आपके पास धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं, तो एक टाइम आएगा जहां पे एब्जॉर्प्शन हो सकती है। तो मतलब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज वहां पे आ रही हैं, एक पॉसिबिलिटी जिसमें आपके पास जो है आप या तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल कर लीजिए और आप रेडियो वेव का जो सोर्स है उसको कांस्टेंट कर दीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसीज को कांस्टेंट कर दीजिए। लेकिन दूसरा आपके पास ऐसा भी सोर्स है, हो सकता है दूसरा आपके पास अल्टरनेट है, या क्या कि आप यहां पे क्या कर दीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर दीजिए, वेरिएबल में ले जाइए, और रेडियो वेव की जो सोर्स है उसको क्या कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए। ठीक है, रेडियो वेव अगर आपने वेरिएबल कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट करनी पड़ेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने कांस्टेंट कर दी तो रेडियो वेव को आपको वेरिएबल ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, तो ये थोड़ा सा आज के लिए था, उसके बाद हम थोड़ा और आगे देखेंगे, पर उसको देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, होप सो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।